शेर सिंह जी, ये नाथ समाज है क्या? देखिए, नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। हमारे समाज की स्थिति ये है साहब कि हमारे बहन बेटियों के साथ कहीं अत्याचार होता है, हमारे लोगों के साथ कहीं मारपीट भी होती है ना, तो थानेदार तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते। देखिए, महिला शिक्षा नगण्य है हमारे समाज में, बहुत बदतर स्थिति है हमारे समाज में महिलाओं की। हमारा समाज तो आज भी भिक्षावृत्ति करने का काम करता है। हमारे लोग तो सारंगी पूंगी बजा के अपनी पेट पालन करने का काम करते हैं। दिया कुमारी जी ने हमको भरोसा दिलाया था, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आपकी मांगों पर मैं संज्ञान लूंगी। जब हमारी सरकार बनेगी हम आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, लेकिन दिया कुमारी जी अपने वादे से मुकर गई साहब। तो क्या ये शेर सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कि समाज का नेतृत्व करने वाले लोग कम थे आपके समाज में, या फिर एजुकेशन की स्थिति कम? पुरातन में तो हमारे लोग बहुत शिक्षित थे, बहुत सारी किताबें नाथ संप्रदाय की है। कोल ज्ञान जिसको मच्छेंद्र नाथ जी ने लिखा। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। बाबा बालक नाथ जी जो तिजारा से वर्तमान में विधायक है, वो हमारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। ये नाथ संप्रदाय को एक घुमंतु जनजाति भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, नाथ संप्रदाय घुमंतु जनजाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के पास स्थायी जमीनें नहीं है, हमारे लोगों के पास आवास की भी समस्याएं हैं, किसी भी तरीके का आरक्षण हमको मिला हुआ नहीं है। केवल एक वोट बैंक के तौर पे हम लोगों को यूज करने का काम सरकार करती आई है। जैसे आपने जिक्र किया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो ये तो नाथ संप्रदाय तो हिंदुत्व है और धर्म की बात करती है, तो ये धर्म को आगे लेकर चलता है, तो आपको कैसे पीछे छोड़ दिया? केवल नाथ संप्रदाय का तो यूज करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है सब। मदन राठौड़ जी से अभी हमारे लोग मिलने गए तो मदन राठौड़ जी भगवा की राजनीति तो करते, मदन राठौड़ जी ये पूछ रहे हैं कि साहब गोरखनाथ जी कौन थे। भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में जिस भगवा के नाम पे राजनीति कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि ये भगवा हमारी देन है, इस नाथ संप्रदाय की देन है। कि राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसमें हमारे समाज के वोट 10 से 15-20 हजार के आसपास नहीं हो। आज भी जालंधर नाथ की पीठ का जो निर्माण करवाया वो जोधपुर के महाराजाओं ने करा, तो राजेंद्र राठौड़ साहब उन राज परिवारों से आते होंगे। दिया कुमारी जी जयपुर से आती है, तो हमारे लोगों को इनके परिवारों ने भी जागीरें दी थी। और भारतीय जनता पार्टी को कहता हूँ, अगर अब की बार आपने हमारी मांगे नहीं सुनी तो इन वोटों को हम किसी और पार्टी को देने का काम करेंगे। देखिए, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाथ समाज संघर्ष समिति के संयोजक शेर सिंह जी, जो कि छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। वो समाज को लेकर, अपने समाज को लेकर तमाम मुद्दों पर एक आंदोलन करने जा रहे हैं, समाज के हित को लेकर। तो आज स्टूडियो में आए हुए हैं द खटक में। पहले तो आपका शेर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा द खटक के सभी दर्शकों को, द खटक परिवार को, कि आप सभी ने आज मौका दिया। शेर सिंह जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम शेर सिंह जोगी है और मैं मेनली सभी छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगारों की लड़ाई हमेशा आपने लड़ते हुए मेरे को देखा है और आज समाज ने मौका दिया है उनकी लड़ाई लड़ने का। तो 27 तारीख को मैं समाज की 9 सूत्रीय जो मांगे हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने की मांगे हैं, उनके लिए 27 तारीख को हम लोग समाज के समर्थन के साथ धरने पे बैठ रहे हैं और सरकार से अपनी लड़ाई लड़ने का, अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। शेर सिंह जी, ये नाथ समाज है क्या? पहले तो ये बताइए, क्योंकि लोगों को, आम जनमानस को सही तरीके से कुछ पता है, लग जाए, जिससे कि देखिए, नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति हम वैसे तो मच्छेंद्र नाथ जी से मानते हैं, लेकिन इस नाथ संप्रदाय का जो एकीकरण करने का काम किया वो भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने काम किया। आज जो आप, जैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। राजस्थान में एक एमएलए हैं बाबा बालक नाथ जी, जो तिजारा से वर्तमान में विधायक है, वो हमारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का एक प्राचीनतम संप्रदाय है जो धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है और गोरखनाथ जी को हम लोग आराध्य मानते हैं। मेनली आपने देखा होगा, जैसे एक शब्द आपने प्रचलन में देखा होगा, गोरख धंधा, जिसको मीडिया के साथी भी काम में ले लेते हैं, काफी लोग काम में ले लेते हैं। वैसे लोग उसको लेते हैं काम में, आम बोलचाल का शब्द है, तो लोग उसको ले लेते हैं, अनैतिक कार्यों में उसको जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये गोरखनाथ जी जो ऐसे संत थे जिनके बारे में आपने एक दार्शनिक का नाम सुना होगा, ओशो। ओशो ऐसा आदमी था जिसने सभी धर्म के लोगों को, या सभी धर्म के जो जितने भी विद्वान हुए, उनको कोसने का काम किया। लेकिन एकमात्र आप ओशो को सुनेंगे ना, तो एकमात्र गोरखनाथ जी ऐसे संत हुए जिनकी बड़ाई उन्होंने ओशो ने की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोरख धंधा शब्द जो गोरखनाथ जी की क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ था। तो मैं मीडिया के साथियों से भी और आम जो प्रशासन के लोग हैं या नेता है, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनको अनैतिक कार्यों के साथ इस शब्द को ना जोड़ें। जैसे कि आपने कहा कि सीएम योगी भी जुड़े हुए हैं, तो एक मठ से भी जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान में भी कई योगी समाज के, या ये समाज है उसके कुछ मठ वगैरह है? बिल्कुल, हमारा जो मुख्य मठ राजस्थान में है वो जालंधर नाथ पीठ जोधपुर है, जिसको महामंदिर के नाम से भी आप लोग जानते हो। राता ढूंढा आसन नागौर में है। एक हमारा यहाँ सिकराय में हिंगवा गद्दी के नाम से आसन है।
तो बिल्कुल नाथ संप्रदाय के जगह जगह आसन है। जैसलमेर में आसन है, गरीबनाथ जी का आश्रम है, जिसपे मेनली आपने देखा होगा रविंदर सिंह भाटी जी डोकते हुए नजर आते हैं। तो नाथ संप्रदाय वैसे प्राचीनतम है, सभी लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन क्या है, केवल सम्मान से सब चीजें नहीं चलती। लोकतंत्र में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। तो अच्छा, ये नाथ संप्रदाय को एक घुमंतु जनजाति भी मानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, नाथ संप्रदाय घुमंतु जनजाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के पास स्थायी जमीनें नहीं है, हमारे लोगों के पास आवास की भी समस्याएं हैं, किसी भी तरीके का आरक्षण हमको मिला हुआ नहीं है, कोई विशेष पैकेज सरकारों ने अभी तक दिया नहीं है, केवल एक वोट बैंक के तौर पे हम लोगों को यूज करने का काम सरकार करती आई है। तो अब आपकी क्या मांगे हैं विशेष तौर पर? देखिए, विशेष तौर पर हमारी जो मांगे हैं, मैं आपको बता दूं कि नाथ संप्रदाय कि जो सभी, जैसे मेनली आपने सभी जातियों में या सभी धर्मों में एक चीज देखी होगी कि सबके जो अंतिम समय में दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो सबकी अपनी अपनी होती है। कोई अग्निदाह करता है, कोई जलदाह करता है, लेकिन हमारा नाथ संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसमें समाधि परंपरा है, जिसके लिए हमें जमीनों की जरूरत होती है मेनली। तो हमारा संप्रदाय जहां जहां निवास करता है वहां हम बहुत पहले से प्रयास करते आ रहे हैं कि हमारे लोगों को जमीनें मिले। आज 2018 में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट का हमने जब घेराव किया था, तो दिया कुमारी जी वहां से विधायक थी सवाई माधोपुर से, तो दिया कुमारी जी ने हमको भरोसा दिलाया था कि मैं आपके साथ खड़ी हूं और आपकी मांगों पर मैं संज्ञान लूंगी, जब हमारी सरकार बनेगी हम आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। लेकिन दिया कुमारी जी अपने वादे से मुकर गई साहब, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। नाथ संप्रदाय की जो मेन समस्या है वो समाधि परंपरा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के पास जमीनें नहीं है। पहले जैसे आपने समाधि परंपरा का जिक्र किया, तो समाधि परंपरा जैसे मुस्लिम समाज में एक तरीके से वो दफनाते हैं, लेकिन इसमें समाधि ली जाती है। समाधि में और दफनाने में क्या फर्क रहता है? इन दोनों में बहुत फर्क है साहब। समाधि जो परंपरा है बहुत प्राचीनतम परंपरा है और संत परंपरा का एक साधन है। तो इसमें मुस्लिम संप्रदाय में तो मैं तो कभी क्या गया भी नहीं हूं, तो मैंने देखा भी नहीं है, मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। लेकिन हमारा सीन ये है सब कि 8x8 का एक गड्ढा हम लोग खोदते हैं जो गोल होता है, और गायत्री मंत्रों के साथ उच्चारण करते हैं, और समाधि के रूप में जैसे अपन योग में बैठते हैं ना, क्योंकि योग गोरखनाथ जी, अभी हाल ही में योग दिवस गया, तो योग की जो परंपरा है वो गोरखनाथ जी की देन है। तो हम बिल्कुल समाधि परंपरा में जो हमारी जो डेड बॉडीज होती है उनको बिल्कुल समाधि के आसन में जैसे योग में हम लोग बैठते हैं वैसे बैठाते हैं। और बिल्कुल भगवा, जिस भगवे की आप बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में जिस भगवा के नाम पे राजनीति कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि ये भगवा हमारी देन है, इस नाथ संप्रदाय की देन है। आपने इसको कब्जाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो संप्रदाय है वो धार्मिक संप्रदाय है, और 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। लेकिन अचंभे की बात यह है सर कि आज तक एमएलए का टिकट तो दूर की बात है, हमारे संप्रदाय के लोगों को इन्होंने किसी पंचायत समिति या जिला परिषद का टिकट तक नहीं दिया। अभी आपने कहा कि टिकट नहीं दिया, बाबा बालकनाथ तो आपके संप्रदाय से हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात जायज है, मैं मानूंगा इस चीज को। लेकिन जो ग्रस्तनाथ संप्रदाय की मैं आज बात करूंगा, जो संत लोग हैं उनको तो कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे भी मठों पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम ग्रस्त हैं, हम कहाँ जाए साहब? हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके जब पढ़ने की, आज पहले करौली में मैंने एक आंदोलन किया साहब, तो उसमें मनोज राजौरिया जी वहां से बीजेपी के सांसद थे, उनको बुलाया। तो मनोज राजौरिया जी जब आए थे तो मैंने उनसे छात्रावास की मांग की कि साहब मेरे समाज की बहन बेटियों के लिए और बच्चों के लिए हमको समाज के छात्रावास की आवश्यकता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब आपके 50 बच्चे 90% से ऊपर आ जाए ना, तब मेरे को बता देना, मैं आपके छात्रावास की भूमि अलॉट कर दूंगा। महिलाओं की क्या स्थिति है इसमें? देखिए, महिला शिक्षा नगण्य है हमारे समाज में, बहुत बदतर स्थिति है हमारे समाज में महिलाओं की। क्यों? क्योंकि धार्मिक आडंबरों से जुड़ा हुआ समाज है, शिक्षा की तरफ जागरूक नहीं है। हाँ, कुछ एक बच्चियां हैं, अब पिछले 3 साल का जो रिजल्ट उठा के आप देखेंगे तो मेरे समाज की बच्चियों को इस टाइम 95-97 तक परसेंटेज बन रही है 10th-12th में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको जागरूक करने का काम किया है। 2016 के बाद हमने जन जागरण करने का काम किया है, तो अब बच्चों में जागरूकता आई है। लेकिन अब जागरूकता भी कहां तक चलेगी साहब, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे डे बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चों का कहां तक कंपटीशन कर पाएंगे? आप बताइए। उच्च शिक्षा के लिए हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास भी नहीं है, तो बिना छात्रावासों के जयपुर में अपनी बहन बेटियों को रहने के लिए कौन भेजेगा साहब? तो मतलब सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है आपके समाज के लिए? मैं कह रहा हूँ साहब, पूर्व में पिछले साल हमने जब गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, तब हमने एक मांग उठाई थी कि साहब गोरखनाथ जी के नाम से एक बोर्ड की स्थापना हो, जिससे हमारे समाज को बजट मिले और हमारे बच्चों को छात्रवृत्तियां मिले, देवनारायण योजना की तर्ज पर हमारी बच्चियों को स्कूटी मिले, या और जो साधन संसाधन की चीजें हैं, समाधि भूमि या ऐसी चीजें हमको मिले। लेकिन गहलोत सरकार ने घोषणा तो कर दी, उसके बाद चुनाव आ गए। अब 2 साल इस सरकार को लगभग बने हुए हो गए। अब हमें तो यही पता नहीं है कि इन्होंने बोर्ड को रखा भी है या हटा दिया या क्या किया है,
कोई पता नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दिया कुमारी ने आश्वासन दिया, तो दिया कुमारी ने आश्वासन के अलावा कोई अगर बात करें धरातल पर कोई स्थिति नहीं उतारी आपके समाज के लिए? आज तक पूछा ही नहीं साहब। धरातल पे स्थितियां तो ये है कि कभी हमारी तरफ देखा ही नहीं। जबकि मैं आपको एक चीज बता दूं, वोट बैंक की राजनीति जातिगत आधार पे होती है राजस्थान में, लेकिन आप पिछले 3-4 विधानसभा चुनावों का रिजल्ट उठा के आप देखेंगे ना, तो 50 से 55 सीटें ऐसी होती है जिन पे जो हार जीत का अंतर है वो होता है 5,000, 10,000, 15,000। लेकिन अचंभे की बात है कि राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसमें हमारे समाज के वोट 10 से 15, 20,000 के आसपास नहीं हो, तो जो मेनली भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। और अगर अब की बार मैं आपको क्लियर कह देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं, अगर अब की बार आपने हमारी मांगे नहीं सुनी तो इन वोटों को हम किसी और पार्टी को देने का काम करें, किसी और नेता को काम करने, क्योंकि अगर हमारे समाज के 15,000 वोट भी टूट के भारतीय जनता पार्टी से जाते हैं तो 30,000 का नुकसान होता है। अंदाजा लगा ले 50 से 55 सीटों पर हम इफेक्ट डालेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय अगर बात करें राजस्थान में तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा? जैसे दौसा बेल्ट में है या फिर इधर अदर जैसे पश्चिमी राजस्थान में है, या फिर अपन बात करें ये जयपुर जैसे शहर में? देखिए, नाथ संप्रदाय मेनली तो पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें नाथ संप्रदाय नहीं हो। लगभग सब में हमारा नाथ संप्रदाय फैला हुआ है। लेकिन क्या है कि कुछ जाति के अलग अलग नाम है, जैसे कोई जोगी लगाता है, कोई नाथ लगाता है, कोई योगी लगाता है, तो इस वजह से लोग क्या पहचान नहीं पा रहे हैं। बाकी हमारी जो मेनली हमने एक जनगणना करवाई थी, उसके आंकड़ों के आधार पे कहूं तो लगभग 40 लाख की जनसंख्या हमारी अभी वर्तमान में राजस्थान में है। बाकी और क्या क्या मांगे हैं आपकी? बाकी मांगे महिला छात्रावास के अलावा हमारी गोरखधंधा शब्द को बैन करवाने की है। दूसरा, हमारा डीएनटी घुमंतु अर्ध घुमंतु एक प्रकोष्ठ होता है जिसमें हमको शामिल किया जाए, क्योंकि नाथ संप्रदाय की कुछ जो लोग हैं जिनके नाम के पीछे जोगी लिखा हुआ है, उनको तो ये घुमंतु का प्रमाण पत्र बना के दे रहे हैं, जिनके नाम, जैसे मेरे दादाजी के नाम के पीछे योगी है और मेरे नाम के पीछे जोगी है, तो मेरे दादाजी का तो घुमंतु का प्रमाण पत्र बना दिया, लेकिन मेरा नहीं बनाया साहब। ऐसा क्यों? मैं तो उन्हीं की संतान हूँ। जब अब अगर दादाजी का बन रहा है तो मेरा भी बनना चाहिए ना। ये तो भाई और भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भेदभाव हो रहा है ये तो। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, और कुछ लोगों के बनाए भी, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने नहीं बनाए हो हाल ही में, और सरकार ने आदेश भी पारित करे, लेकिन शासन प्रशासन काम नहीं कर रहा। एसडीएम हमारी बातें नहीं सुनते। हमारे समाज की स्थिति यह है साहब कि हमारे बहन बेटियों के साथ कहीं अत्याचार होता है, हमारे लोगों के साथ कहीं मारपीट भी होती है ना, तो थानेदार तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते। ये स्थिति है हमारे समाज की स्थिति है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है ना, हमारा नेता कोई नहीं है, हमारे विधायक कोई नहीं है। तो अब तक आपका समाज इतना पीछे था और आप जैसे राजनीति में आप भी हैं, छात्र राजनीति में रहे, तो उभर कर क्यों नहीं आया? क्या वजह रही है? देखो साहब, पहली बात तो समाज का एकीकरण नहीं है, और कुछ क्या है, समाज में भी कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो क्या है कि किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं, और वो समाज को के वोट को केवल, वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे बात करके और वोट बैंक को बेचने का काम करते हैं। 2016 के बाद जब मैं एक्टिव हुआ, मैंने छात्र राजनीति करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ, आम गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ। तो जयपुर जैसे शहर में अपने आप को सर्वाइव करना बहुत टेढ़ी खीर थी। 10 सालों से लगातार संघर्ष भी कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, लगातार सड़कों पे मैं अपनी बात रखने का काम करता हूँ। आंदोलन में देखते हैं हम आपको। बिल्कुल, आप हर आंदोलन में इसलिए देखते हैं क्योंकि मेरे अंदर एक ललक है कि यार नहीं, मैं हर आदमी की आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और समाज के लोग, जब मैं छात्रों की आवाज उठाने का काम करता हूँ तो समाज के लोग मेरे को कहते हैं कि सब दुनिया की लड़ाई लड़ता है, हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ता। अब मैंने पहली बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरे लोगों की आवाज बनूं, उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ूं। तो कोशिश है कि अब की बार मेरे को समाज से भी उम्मीद है कि समाज मेरे साथ लगेगा, और मैं समाज को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी हक और अधिकारों की लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि शासन और प्रशासन के लोगों की नींद हराम करने का काम करेंगे। जैसे आपने एक जिक्र किया है, इसमें आपने एक जो मांगे मांगी है, 8 मांगे हैं आपकी, उसमें देवनारायण योजना के तहत पर आपने एक जिक्र किया है कि उसकी तर्ज पर भी हमारी योजना एक चलाई जाए। देखिए, जब तक देवनारायण बोर्ड नहीं बना था ना, तब तक गुर्जर समाज की बच्चियों को ना तो स्कूटियां मिलती थी, ना आवासीय विद्यालय थे। तो जब से देवनारायण योजना आई, उसके बाद में गुर्जर समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उनके कन्या आवासीय छात्रावास बने और स्कूटियां बच्चियों को मिलने लगी। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी समाज की बच्चियों के अगर आवासीय छात्रावास, आवासीय स्कूल बने और स्कूटियां, छात्रवृत्तियां, ऐसी कोई सुविधाएं हमारी बच्चियों को मिले, तो बिल्कुल हमारी बेटियां भी शासन और प्रशासन का हिस्सा बनेंगी। और जो वो कहते हैं ना कि एक महिला अगर पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। अगर हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो बिल्कुल हमारा समाज तरक्की करेगा। एक गुरु गोरखनाथ की तर्ज पर आपने एक उसके दिवस पर छुट्टी घोषित करने का भी जिक्र किया है। देखिए, मैं बताऊं आपको, जिन चीजों के दम पे या जिन बातों के दम पे, जिन वादों के दम पे बीजेपी राजनीति कर रही है ना, वो सारे गोरखनाथ जी से जुड़े हुए हैं। भगवा गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ। राम मंदिर के आंदोलन की ये बात करते हैं, तो राम मंदिर जब आंदोलन हुआ था ना, बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, तो उसका जो मुख्य केंद्र रहा था ना, वो हमारा गोरखपुर का गोरख पीठ रहा था। अवैधनाथ जी ने हिंदुओं का
जो एकीकरण करने का काम किया, उसके बाद आदित्यनाथ जी इनका नेतृत्व करें, लेकिन इनका तो करें ना, हमें क्या मिला साहब? धर्म के नाम पे हम तो पीछे ही रह गए। हमारा समाज तो आज भी भिक्षावृत्ति करने का काम करता है। हमारे लोग तो सारंगी पूंगी बजा के अपने पेट पालन करने का काम करते हैं। हमारे लोगों के पास खेती की जमीनें नहीं है, हमारे लोगों के पास कोई स्थायी आवास नहीं है। तो हमारे लोगों की तो सुनो। तो क्या ये शेर सिंह जी ऐसा तो नहीं है कि समाज का नेतृत्व करने वाले लोग कम थे आपके समाज में, या फिर एजुकेशन की स्थिति कम वजह से कहीं ऐसा है? ये सारी देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पुरातन में तो हमारे लोग बहुत शिक्षित थे। बहुत सारी किताबें नाथ संप्रदाय की है। कोल ज्ञान जिसको मच्छेंद्र नाथ जी ने लिखा, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसकी कोई काट आज तक नहीं हुई। लेकिन कालांतर में जैसे ही हम आगे बढ़े, लोकतंत्र जब आया, तो कुछ राजनीतिकरण लोगों ने ऐसा रहा कि ये समाज भिक्षावृत्ति पे आश्रित हो गया, मठ मंदिरों पे वाला आश्रित था। लेकिन बाद में जब जैसे ये ग्रस्त में आने लगा, तो लोकतंत्र में इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। शिक्षा की कमी इसलिए रही क्योंकि लोकतंत्र में सब जातिगत आधार पर वोट बैंक था, समाज का एकीकरण नहीं था, समाज की कोई स्थायी जमीनें नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इन रियासतों को एकीकरण किया, तो नाथ संप्रदाय को कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं। अब संविधान की अगर मैं बात करूं, तो संविधान में भी हमारे साथ भेदभाव है साहब। दो चीज है, जैसे अगर डीएनटी की मैं बात करूं, तो 2007 में दो रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपी गई, सरकार ने जब मांगी, एक तो दादा इदाते आयोग की एक रिपोर्ट थी और बालकृष्ण रेन के आयोग की एक रिपोर्ट थी। दोनों में ये कहा था कि जोगी योगी नाथ ये सारे एक होते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय है कालबेलिया, जिसको आप समझते हो, वो जुड़ा हुआ है। कालबेलिया, जैसे हम गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं, तो मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे कनीफा नाथ जी, उनके अनुयायी कालबेलिया हैं। लेकिन उनको एससी में डाल दिया और हमारे लोग ओबीसी में पड़े हुए हैं। वहां भी कोई मतलब नहीं है, स्पेशल कोई पैकेज नहीं है। आप वो एक 10% आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मेरी मांग है कि मैं तो ये चाहता हूं कि या हमको डीएनटी में शामिल करें। जो हमारी विसंगति आ रही, डीएनटी में शामिल तो है कहीं ना कहीं, लेकिन विसंगतियां आ रही हैं, तो इन चीजों को दूर करके हमको 10% देने का आरक्षण अलग से काम करें। क्योंकि अगर हमें आरक्षण मिलेगा तो हमारे लोग शासन प्रशासन में जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे तो हमारे समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा सब। जैसे आपने जिक्र किया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो ये तो नाथ संप्रदाय तो हिंदुत्व है और धर्म की बात करती है, तो ये धर्म को आगे लेकर चलता है, तो आपको कैसे पीछे छोड़ दिया देखिए, बीजेपी ने? नाथ संप्रदाय बहुत प्राचीनतम संप्रदाय है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें, ये तो शब्दी बाद में है जिनके आप बोल रहे हो। बीजेपी जिनका जिक्र करती है, नाथ संप्रदाय तो उससे भी प्राचीन है। केवल नाथ संप्रदाय का तो यूज करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है सब। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस भगवा की बात करते हैं कि भगवा भगवा भगवा, उन भगवा वालों से तो पूछ लो। आप आज भी गाँव में जाके देखोगे ना, और जहां हमारा समाज निवास करता है, हमारे समाज का 95% आदमी भगवा वस्त्र धारण करने का काम करता है। जी, ज्यादातर जहां जहां भी आप देखेंगे घूमते हुए मिलेंगे तो वो भगवा वस्त्र में। बिल्कुल, क्योंकि भगवा से हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ये गोरखनाथ जी की देन है। और अगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि साहब, जिस भारतीय जनता पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं, राजस्थान का नेतृत्व करते हैं, तो हमारे लोगों की भी आवाज सुनिए, क्योंकि हम इसी परंपरा के लोग हैं जिस परंपरा के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आप राजनीति को लेकर आपकी क्या समझ है? राजनीति किस दिशा में जा रही है अभी युवाओं को? देखिए, राजस्थान में जगह जगह जो है आंदोलन हो रहे हैं, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हो, कभी आरएस वाले बैठ रहे हैं तो कभी कोई बैठ रहा है। तो किस लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों पर, विषय पर बात करेगी, आपकी बात रखेगी? अब ये बात मैं आपको छात्र नेता के तौर पे बताऊं या समाज के नेता के तौर पे बताऊं? आप समाज के तौर पर भी बताइए, और आप युवा हैं और देखो, समाज के तौर पे तो ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर भगवा से लगाव होगा और वो सनातन में अगर भरोसा रखते होंगे तो हमारी मांगों को सुनेंगे। और अगर छात्र नेता के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं आज, तो स्थिति ये है कि मेरे तो सुनने में भी आता है कि सरकार को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। भजनलाल जी भी पीछे, मदन राठौड़ जी से अभी हमारे लोग मिलने गए, तो मदन राठौड़ जी भगवा की राजनीति तो करते, मदन राठौड़ जी ये पूछ रहे हैं कि साहब गोरखनाथ जी कौन थे? उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, तो कौन से भगवा की बात कर रहे हो आप? जबकि आप ईमानदारी से अगर आप इतिहास उठा के देखोगे ना, तो जोधपुर के जो महाराजा थे ना, जोधपुर के महाराजा ने हमारे समाज के जो महंत थे उनको जागीरें दी है। आज भी जालंधर नाथ की पीठ का जो निर्माण करवाया वो जोधपुर के महाराजा ने करा। तो राजेंद्र राठौड़ साहब उन राज परिवारों से आते होंगे, दिया कुमारी जी जयपुर से आती है, तो हमारे लोगों को इनके परिवारों ने भी जागीरें दी थी। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं, पता सब है, लेकिन क्या राजनीति के अंधे लोग हैं और भूल गए साहब। जरूरत नहीं है ना। अगर वोट बैंक की मैं बात करूं, वोट बैंक अगर हमारे समाज का 1 करोड़ 2 करोड़ होता तो आगे पीछे घूमते रहते हैं जी।
और हमारी जनसंख्या कहीं ना कहीं जो है एक वोट बैंक का असर दिखाई देता है जब भी राजनीति में कोई मांगे करनी हो, या फिर ऐसा होता है कि वोट बैंक के आधार पर ही सरकारें उन चीजों को धरातल पर उतारती हैं या फिर उन लोगों की बात रखती हैं। देखो, भैरव सिंह जी शेखावत के बाद में अगर राजस्थान की राजनीति की मैं बात करूं तो यहाँ जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, यहाँ काबिलियत नहीं देखी जाती, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। नो, यहाँ किसकी जाति के ज्यादा वोट है या किसकी जाति सबसे ज्यादा लड़ सकती है। अभी आपने देखा होगा गुर्जरों ने इनकी छाती पर चढ़ के 5% लेने का काम किया, क्योंकि उनकी ताकत है, उनके एमएलए हैं, उनके मंत्री है। जिन लोगों के 35-35 एमएलए, 40-40 लोग शासन में जुड़े हुए हैं, जिनके 35-35 लोग चुनाव जीत के आते हैं, उनकी बात 1 मिनट में सुन लेते हैं। हमारे लोगों को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारे लोग शासन प्रशासन में नहीं है। लेकिन हम इतने भी, इनको मैं आज भी बता दूं कि हमारा इतिहास उठा के देख लेना कि हम इतने कमजोर नहीं है, हम बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे समाज आज जागरूक हुआ है, एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। हमारे समाज युवाओं पर भरोसा करने लगे हैं कि हमारे युवा पढ़ लिख के आगे आए हैं। जैसे मैं पढ़ लिख के आगे आया हूँ, तो मेरे जैसे और भी सैकड़ों भाई है जो पढ़ लिख के, भाई मैं अकेला तो नहीं हूँ, समाज के एकीकरण में अकेला नहीं हूँ। तो बहुत सारे भाई हैं जो अपने स्तर से जिले में, तहसीलों में आज काम कर रहे हैं। तो आपको हमारी ताकत देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अभी हम धरना देंगे, धरने के बाद ये राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मिलने का काम करेंगे, बड़े नेताओं से मिलने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर जब भी हमारी सरकार अगर बातें नहीं सुनती है तो बिल्कुल राजस्थान विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, राजस्थान में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको किस दिशा में जा रही है? देखिए, वर्तमान में तो राजस्थान की राजनीति क्या है, वैसे देखा जाए तो राजनीतिक रूप से तो सुस्त पड़ा है। राजस्थान में एक ही चीज आ रही है, मीडिया को अगर कहीं भी आप उठा के देखोगे, पूरे कोई सा भी चैनल खोलोगे तो कहीं अलवर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं महेश नगर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं एसआई भर्ती के लिए हनुमान बेनीवाल जी धरने पे बैठे हैं, कहीं नरेश मीणा के लिए लोग 12 में आज आंदोलन कर रहे हैं। आज 23 जून है, 12 में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। नरेश मीणा के साथ उन्होंने क्या किया आपने देखा होगा, थप्पड़ कांड की वजह से लंबे समय से वो। देखिए, मैं मेरी बता दूं, मैं पर्सनली राजनीति में अगर किसी को देख के इंस्पायर हुआ और जिसकी वजह से राजनीति में अगर किसी ने मुझे लाने का काम किया, वो नरेश मीणा थे। तो नरेश मीणा को देख के चाहते हैं नरेश मीणा। बिल्कुल, देखो पूर्वी राजस्थान में नरेश मीणा का क्रेज था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या लगता है आने वाले समय में विधायक बनेंगे? भाई, नरेश मीणा की अगर मैं बात करूं तो वो नरेश मीणा आज केवल एक नरेश मीणा नहीं रहा, वो एक विचारधारा बन गए। और मैं तो इन पार्टियों को भी कह देना चाहता हूं साहब कि आने वाले समय में ज्यादा भी नहीं तो राजस्थान की 20 से 25 सीटों पे इफेक्ट डालने का काम नरेश मीणा जी अकेले करेंगे। क्योंकि पूर्वी राजस्थान से मैं आता हूँ, पूर्वी राजस्थान के करौली जिले से मैं आता हूँ, और वहाँ मेनली अगर देखा जाए ना, आज नरेश मीणा जिस गांव से निकल जाए ना तो वहां से उसके नाम की आंधियां उठेगी। हर युवा नरेश मीणा बनना चाह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, नरेश मीणा बनने के लिए एक दिन की या एक आंदोलन से नरेश मीणा नहीं बनते। नरेश मीणा 1999 से सक्रिय हैं, आज 30 साल से ऊपर उनको राजनीति करते हुए हो गए, 42-45 साल की उम्र हो गई। तो उन्होंने रोडों पे घिसाया है अपने आप को, सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, केस खाए हैं। आपको पता है कि नरेश मीणा पे छोटी सी एज में 22-23 मुकदमे हो गए और आज बेचारे 7 महीने से जेल काट रहे हैं। क्या जुर्म था? लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना कि अनक सत्ता की ये सच सुनने की आदत बेच देती है। तो ये क्या, सरकार हमेशा अपने बट और बूटों के दम पे ना जो उभरती हुई आवाज उनको दबाने का काम करती है। तो नरेश मीणा जी के साथ मैं तो ये कहूंगा कि इनको अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और राजस्थान का युवा आज खड़ा है, अब देख लीजिए आज 12 की धरती पर रैली नहीं रेला कर रखा है उन लोगों ने। बिल्कुल। तो अब आने वाले समय में आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपके सपोर्ट में आएंगी, समर्थन में आएंगी, जो आप मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष राजस्थान में कोई भी हो, वो तो जो आंदोलन करता है उनके लिए ट्वीट कर देते हैं। धरातल पे तो विपक्ष मैंने भी नहीं देखा साहब। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पता नहीं विपक्ष के नेता वो किस गलत फहमी में। राजस्थान में भी क्या एक परंपरा चली आ रही है, 5 साल में और 5 साल आप, तो सबको क्या अपने वोट बैंक खिसकने का डर नहीं है इनको। सच्चाई तो ये है। तो अगर मैं तो ये चाहता हूं कि विपक्ष को, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज वही वाली बात होती है, लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं इनके खिलाफ कोई लिखता है या सत्ता से टकराने का कोई काम करता है, तो ये लोग कह देते हैं कि 75 सालों में फलानी पार्टी ने क्या किया, 70 सालों में फलानी पार्टी ने। अब साहब, वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो अब सवाल पूछने हम नेहरू जी से थोड़ी जाएंगे जी। नेहरू जी हमारे सवालों का जवाब तो नहीं देंगे। जो रियल में जो जिम्मेदार है, भाई आप भी देख रहे हो, अगर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी से तो सवाल किए जाएंगे। तो ये क्या है कि सारी चीजों को धर्म से जोड़ देते हैं। तो ये चीजें मेरे को इस राजनीति में बहुत कुंठित करती है। कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि धर्म की राजनीति प्रदेश में या देश में चल रही है। आप देखिए ना, भरतपुर में से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, भरतपुर में महिलाएं कीचड़ में खड़ी होकर प्रदर्शन कर रही है, गर्मियों में पानी के लिए प्रदर्शन कर रही है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को।
भाई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो करो। मैं मेरे समाज की बात करूं, दिया कुमारी जी ने हमको आश्वासन दिया, तो मानवाधिकार भी इस बात को कहता है कि अंत्येष्टि के लिए 2 गज जमीन तो आप दे दीजिए। ये तो मांग हमारी जायज है। इसमें आपसे भी अगर मैं बात करूं कि साहब आपके पास अगर मेरे को 2 गज जमीन आप दे सकते हो तो, और अंत्येष्टि के लिए या मेरे लोगों के लिए अगर, तो आप मना नहीं करोगे साहब कि यार ये तो धर्म का काम है। तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा? ये धर्म को कर लीजिए, क्यों नहीं करते हैं? तो वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ धर्म का दिखावा कर रहे हैं। केवल दिखावा है। अगर धर्म के लिए अगर ये रियल में अगर जमीन पे काम करते तो मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाले टाइम में हम लोग इनको बहुत मजबूती से इनकी बात करेंगे, बहुत मजबूती से। मैं कह रहा हूं कि मैं खुद मिठाई लेकर, अगर हमारी मांगों को पूरा करते हैं भजन लाल जी, तो मैं खुद मिठाई लेकर भजन लाल जी का स्वागत करने जाऊंगा। तो कब आप बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? अभी पहले हम लोग ये धरना करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम इन नेताओं से सबसे मिलने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे, उपायुक्त से मिलने का काम करेंगे, शासन सचिव से मिलने का काम करेंगे। फिर भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जैसे ही राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा उस टाइम हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह योगी जो कि नाथ समाज से संघर्ष समिति के संयोजक हैं और छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तमाम मांगों को लेकर अपना एक आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं।